अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चक्कर लगा रही है, जो सुनने में शायद आप में से बहुत लोगों को हैरान ना करे, मगर ये जानकर आप ज़रूर शॉक हो जाएंगे कि ये स्पीड सबसे तेज़ रफ्तार बुलेट की स्पीड से भी 70 टाइम ज़्यादा है। मगर आपको और आपके आसपास की किसी भी चीज़ को एक छोटा सा झटका तक महसूस नहीं होता। हर एक चीज़ अपनी जगह पर स्टिल है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस रफ्तार पर हर चीज़ उड़कर खला के अंदर कहीं पर बिखर जाती। यही नहीं, ज़मीन अपने खुद के महवर के गिर्द भी 465 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल घूम रही है, मगर आप इस रोटेशन को भी महसूस नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इस तमाम निज़ाम को जकड़ कर संभाला हुआ है और वो नज़र नहीं आती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ग्रेविटी, जो हर चीज़ को ज़मीन के नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी की वजह से सूरज जैसा मैसिव ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हर एक सियारे, जिसके अंदर ज़मीन भी शामिल है, उसे अट्रैक्ट करके अपने मदार के अंदर रखता है। इवन के स्टार्स और गैलेक्सी का जन्म भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। और तकरीबन हर एक गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरी गैलेक्सी इसके गिर्द घूमने पर मजबूर होती हैं। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ना नजर आने वाली फोर्स है जिसने हमारी कायनात को जन्म दिया, और इस फोर्स के बगैर हमारी इस कायनात का ये सिस्टम एक लम्हे के लिए भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसी ने पूरी कायनात के निज़ाम को संभाला हुआ है। अगर आसान अल्फाज के अंदर बयान करने की कोशिश करूं तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाए जाने वाला एक फोर्स है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसका मैस जितना ज़्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक मौजूद है और वही इसके गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रहा है, जबकि हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के तमाम सियारों तक है, जिसमें ज़मीन भी शामिल है। क्योंकि सूरज हमारी ज़मीन से साइज़ के अंदर 13 लाख गुना बड़ा है और पूरे सोलर सिस्टम का 99% मैस हमारे सूरज का ही है। क्या आप एक लम्हे के लिए सोच सकते हैं कि क्या होगा कि अगर ये ग्रेविटी की फोर्स अचानक से काम करना बंद कर दे? चलें इसे इमेजिन करने की शुरुआत करते हैं हमारी ज़मीन से। ग्रेविटी के ख़त्म होने के बाद इंसान ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे, बल्कि यहाँ वहाँ उड़ते फिरेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम करने का निज़ाम काम करना बंद कर देगा। पौधे नहीं उग पाएंगे, ज़मीन का इन्वायरमेंट इसके गिर्द घूमेगा नहीं, जिससे बारिश, मौसम और ज़मीन का हिफाजती निज़ाम, जो कि ज़मीन को सूरज और खला से आने वाले मुसलसल ख़तरों मसलन सोलर वेव्स, रेडिएशंस और एस्ट्रॉयड वगैरह से बचाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगा, सब कुछ बेतरतीब और दरम बरम हो जाएगा। इस फोर्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, जिसने 17वीं सेंचुरी के अंदर अपने सर पर एक सेब गिरने के बाद ये सोचना शुरू किया कि ऐसा दरअसल होता क्यों है, और यूं साइंस की दुनिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा गया। इस पर मजीद रिसर्च की गई, मगर फैक्ट ये है कि आइजैक न्यूटन से 700 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैसम ने अपनी कई किताबों के अंदर इस फोर्स का जिक्र किया, मगर ग्रेविटी के नाम से नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बयान किया गया है, जब दुनिया इसके नाम तक से वाकिफ नहीं थी। इन लोगों की इमेजिनेशन सिर्फ सूरज और चांद की मौजूदगी पर ख़त्म थी। सूरह मुरसलात आयत 25 से 27 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदा और मुर्दों को, और इस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। दोस्तों, इस आयत मुबारक में अरेबिक वर्ड की फातन पर गौर करें, जिसका मतलब है समेटने वाला, यानी अपने आसपास खींचने वाला या इकट्ठा करने वाला। ये सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जबकि इससे अगली आयत के अंदर जिंदा और मुर्दों से मुराद इंसान और बेजान एलिमेंट्स, जिसके अंदर एस्ट्रॉयड और चांद जैसे ऑब्जेक्ट शामिल हैं, जिन्हें ज़मीन समेट कर अपने गिर्द थामे हुए या मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये अल्फाज चीज़ों को जमा करने के अलावा इन्हें अट्रैक्ट करने के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी के अंदर यूं बयान किए कि ग्रेविटी जैसी कोई फोर्स मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन वो काम कैसे करती है या ऐसा दरअसल होता क्यों है, उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फ़र्ज़ करें कि हम यूनिवर्स से हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी एस्ट्रॉयड, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट यानी गैस और डस्ट के एटम्स को भी, यानी हर एक चीज़ को निकाल दें या बिल्कुल खाली कर दें, तो खला में पीछे क्या बचेगा? आप सबका यकीनन जवाब होगा कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक खाली जगह।
ये जवाब बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाली स्पेस भी खाली नहीं है। ये एक फैब्रिक या सीधे कागज़ की तरह है जिसे बेंड और ट्विस्ट करना भी मुमकिन है, यानी इसे वेव्स की सूरत में हिलाया जा सकता है, जिसे कॉस्मिक फैब्रिक कहते हैं। न्यूटन को पता था कि ग्रेविटी जैसी फोर्स मौजूद है जो हमारे चांद को एक ना नजर आने वाली रस्सी से बांधे हुए है, इसे हिलने नहीं देती। ये फोर्स नजर भी नहीं आती और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानता है कि ये काम कैसे करती है। जिसके 10 साल के बाद आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया और हमें बताया कि खला हमें जैसी नजर आती है दरअसल ऐसी नहीं है, बल्कि ये एक कपड़े की तरह है जिसे बेंड करना पॉसिबल है। इसे आप एक मिसाल से समझ लें। फर्ज करें कि एक स्नूकर टेबल की जगह हमारी स्पेस है और इसमें मौजूद बॉल्स तमाम स्टार्स और प्लैनेट्स, जिन्हें हिट करने पर यह सीधा आगे की तरफ या पीछे की तरफ आज़ादी से जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस टेबल के अंदर मैं एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उठाकर इस टेबल पर रख दूं? अब स्पेस टाइम ये कहता है कि जहां पर यह बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वहां पर स्पेस बेंड हो जाएगी। जैसे एक सीधे कपड़े के अंदर आप एक बड़ी बॉल को रखकर देख लें, उसकी वजह से कपड़े के आसपास का एरिया थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और ये बॉल जितना बड़ा और जितना मैसिव होगा ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये इफेक्ट जो कि इस मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से पैदा हो रहा है या इसकी वजह से जहां तक का एरिया बेंड हो रहा है, ये इस बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, जिसमें आते ही इससे साइज और मैस के अंदर मौजूद छोटे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूमने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़मीन के बड़े साइज की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक जाती है और सूरज की प्लूटो सितारे तक। जबकि अगर दो एक जैसे साइज और मैस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ जाएं, तो वो एक दूसरे को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ स्पेस टाइम के अंदर एक हलचल या वेव्स भी पैदा करेंगे, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये बिल्कुल समुद्री लहरों की तरह की वेव्स होती हैं, जैसे एक बोट या समुद्री जहाज समंदर से गुजरते हुए इसके अंदर थोड़ा सा डिप या धंसा हुआ समंदर के अंदर हलचल पैदा करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और वेव्स को अपने पीछे छोड़ता जाता है। ग्रेविटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब हम समंदर को हमारी स्पेस और इस बोट को प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल या गैलेक्सीज मान लें, जिसे 2015 के अंदर सबसे पहले LIGO यानी लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया को बताया। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान पाक के अंदर इसे 1400 साल पहले बयान किया गया है। सूरह अंबिया आयत 33 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब यानी सूरज और चांद सितारे आसमान में इस तरह से चलते हैं जैसे तैर रहे हैं। अरेबिक वर्ड यसबाहून ना सिर्फ कायनात में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल मोशन को बयान कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि हमारी इस पूरी कायनात या स्पेस की नेचर क्या है, ये कैसे काम करती है। और नासा आज हमें बताती है कि ये सब ऑब्जेक्ट खला के अंदर ऐसे तैर रहे हैं जैसे एक बोट समंदर में तैरती है, जो हमें एक बार फिर से बताता है कि कुरान उस खालिक की किताब है जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला और अपनी इस क्रिएशन के बारे में हर डिटेल को जानता है। क्या अब भी कोई शक रह जाता है कि ये उसी खालिक का कलाम है जो हमें बार बार इस कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है, ताकि हम इसकी निशानियों को देखकर और इसकी मौजूदगी को महसूस करें, ताकि दुनिया में अपने आने का मकसद जान पाएं।